Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel Gupta's Classes. और in the last video we have discussed some concepts regarding Consumer Protection Act और आज का ये वीडियो उसके बाद का पार्ट है लाइक सेकंड वीडियो है। ओके, सो आज भी हम कुछ ना कुछ आगे का देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ कंसेप्ट देखे थे, एप्लीकेबिलिटी देखी थी और कुछ डेफिनेशंस देखी थी, है ना। और फिर ऑल ऑफ अ सडन वीडियो थोड़ा रुक गया था, बंद हो गया था, है ना। तो उसके बाद की चीज़ें हम आज देखेंगे। हमने सब देख लिया था, कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, कंज्यूमर भी हमने देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि किसको एक्सक्लूड करेंगे कॉमर्शियल पर्पज से और किसको इंक्लूड करेंगे। दीज ऑल टर्म्स वी हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट वीडियो। नाउ ये गुड्स वाला मैंने कहा था, गुड्स वाला गुड्स की डेफिनेशन के साथ करेंगे। सो आज में भी शायद चीज़ें ये करेंगे। तो हमने यहाँ पे थे कहीं कंज्यूमर पे, वो इज़ नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं कंज्यूमर कौन नहीं है, इसको एक बार देख लेते हैं। इससे पहले का हमने वीडियो में इससे पहले का सब कुछ कवर कर लिया है और आप में से अगर यदि कोई नया है और पहली बार वीडियो को देख रहा है तो शेयर कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, तो ये वाला पार्ट हम कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन वीडियो थोड़ा रुक गया या बंद हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो कंज्यूमर किसको नहीं माना जाएगा? ए पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई ऐसा ऐसा उपभोक्ता है जिसको गुड्स कैसा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको गुड्स फ्री में मिल रहे हैं, देन ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंज्यूमर, ठीक है। या फिर उसको कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लाइक इफ आई हैव अ फ्रेंड एंड ही इज वर्किंग इन अ सैलून, मतलब उसको अगर किसी सैलून को ऑपरेट करता है और वो मुझको फ्री में मेरा मेक ओवर करता है या मेरे बाल वाल काटता है, हेयर कटिंग करता है, देन इन दैट केस, और मतलब फ्री में जब वो कर रहा है तो मैं कंज्यूमर ट्रीट नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यदि कोई पर्सन या तो फ्री में गुड्स पा रहा है या फ्री में कोई सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो उस केस में वो कंज्यूमर नहीं हो। और who obtain goods for resale और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, या फिर वो गुड्स या सर्विसेज जो भी ले रहा है वो कॉमर्शियल पर्पस से या उसको बेचने के इरादे से ले रहा है। जैसे इफ आई परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली मार्केट, लाइक आई परचेज सम garments, like ready-made garment, and I just sell in my own city. After that resale in my own city, then it will be regarded as a, it will be not be regarded as a consumer. Okay, just wait a second. कॉल आ रहा है जरा। तो इन दैट केस कि यदि मैं मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं दूसरे शहर से लेके अपने शहर में बेच रहा हूँ दोबारा, तो वो इन दैट केस मैं कंज्यूमर नहीं कहलाया जाऊँगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हु अवेल सर्विसेज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पसेस, लाइक इफ आई अवेल सम सर्विसेज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, मतलब यदि मैं कुछ कर सर्विसेज ले रहा हूँ और आगे फिर उसको मैं किसी और को दे रहा हूँ, है ना। कॉमर्शियल पर्पसेस मतलब सर्विसेज की कोई आगे रेंडर कर रहा हूँ, है ना, पैसे के बदले में या कॉमर्शियल पर्पसेस के बदले में, देन इन दैट केस ऑल्सो आई विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर। ओके, हु अवेल सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। अब यदि मैं सर्विस को अवेल कर रहा हूँ अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज जैसा होता है आपका कि लाइक एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब एक इंडिविजुअल, लाइक एक पर्सन क्या है, एम्प्लॉयड है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और उसके बिहाफ पे उसको कुछ सर्विसेज मिल रही हैं। लाइक इसको हम थोड़ा इधर डिस्कस करते हैं कि लाइक, नहीं एक मिनट, बेटा सेकंड डेड लाइन, नो सॉरी, रूल लाइन, है ना। हाँ यहाँ पे देखते हैं अंडर ड्रॉ करेंगे हम। अब देखते हैं। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस,
है ना, यही तो लिखा है यहाँ पे। यदि मैं सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्या है, जैसे कि यदि कोई एम्प्लॉई है ना, यदि मैं एम्प्लॉई हूँ, आई एम ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड आई एम वर्किंग इन एनी ऑफ अ कंपनी लाइक आई सपोज आई एम वर्किंग इन टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी मुझे वहाँ पे कुछ सर्विसेज रेंडर्ड कर रही है, लाइक प्री रिक्वेस्टेड सर्विसेज, लाइक क्या कहते हैं हम उनको, इंसेंटिव्स या कुछ ऐसे सर्विसेज है। लाइक यदि मेरे को जैसे कार की ड्रॉप फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रखी है कंपनी ने मुझे, है ना, वो मेरे को लाइक कंपनी से मेरे घर तक छोड़ जाती है और मेरे को ले भी नहीं जाती। तो इन दैट सिचुएशन द कंपनी ऑफर मी दिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना। तो इस केस में क्या मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा डायरेक्ट? क्या मैंने वो जो सर्विसेज थी उसके बदले में मैंने कुछ पैसा दिया, कुछ कंसिडरेशन दिया? नहीं दिया। तो इन दैट केस मैं क्या हूँ, मैं जो आऊँगा, मैं आऊँगा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आऊँगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कंपनी ने मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे दी, है ना, मैं उनके यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ उनके यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ उन, है ना, और कंपनी ने मुझको क्या दे रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रखी है। तो अब मैंने वो खुद से परचेज नहीं करी है हेल्थ इंश्योरेंस, बल्कि मुझे कंपनी ने वो सर्विसेज रेंडर की हैं। तो इस इन सब केसेस में जो सर्विसेज जो मेरे को मिल रही हैं वो कैसी सर्विसेज कहलाई जाएंगी वो सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। ऐसी सर्विसेज जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेरे को सर्विसेज मिल रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि एम्प्लॉय का एक कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ और उसी के एवज में उसको सर्विसेज मिली हैं, ठीक। हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज मिल रही है या ऐसी कोई सर्विसेज मिल रही है जिससे कि मेरे को कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसको कंसिडरेशन देके नहीं परचेज किया। तो इस सिचुएशन में भी जब ऐसे किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर सर्विसेज मिल रही हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो आपका कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली, है ना, कहाँ चला गया, है ना। हाँ, तो इन सभी सिचुएशन में कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा, है ना। एक बार और देख लेते हैं। ए पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर, अगर किसी पर्सन ने कौन कौन से केस में, यदि उसे गुड्स कैसे मिले, फ्री ऑफ चार्ज मिले, सर्विस फ्री ऑफ चार्ज मिली है, अगर उसने गुड्स रीसेल पर्पस या कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए लिए हैं तो, सर्विसेज अगर उसने रीसेल या कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए हैं तो, और यदि उसको कोई सर्विसेज मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के अंडर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ओके, चलें अगला देखते हैं। अगला है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर विवाद। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर अ पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or dispute the allegation contained in the complaint, है ना। अब क्या कह रहे हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट, क्या कह रहे हैं, ये तो वो वाली भाषा है जो लॉ में लिखी गई है और हम अपनी तरीके से भी तो करते हैं, ठीक है। हम अपनी तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है, कि नहीं, इसमें मैंने शायद इंक्लूड नहीं की है डिस्प्यूट वाली, बट कंज्यूमर डिस्प्यूट तो मतलब क्या है कि जैसे कि कंज्यूमर उपभोक्ता विवाद, उपभोक्ता विवाद का मतलब क्या है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट, कोई ऐसा विवाद, ठीक है, किसके अगेंस्ट चल रहा है, किसी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। यदि कोई पर्सन, यदि कोई कंज्यूमर कंज्यूमर किसी पर्सन के अंदर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है और वो उसको क्या करता है, मना करता है उस कंप्लेंट को, या उससे मुकर रहा है, या डिस्प्यूट जो एलिगेशन इल्ज़ाम लगाए हैं कंप्लेंट में उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट। ओके, कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है, समझ में आया, नहीं आया? कंज्यूमर डिस्प्यूट ये है कि लाइक यदि कोई पर्सन, अब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। कंज्यूमर डिस्प्यूट में क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी, कंप्लेंट फाइल की जाएगी पहले तो किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाएगी, कोई भी पर्सन। अब वो पर्सन कौन होगा, या तो सेलर होगा या कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा। भाई आपने कोई मान लो सर्विस ली,
या आपने किसी से कोई गुड्स परचेज किया तो आप कंज्यूमर बन गए, और कंज्यूमर बन गए और यदि आपको वो गुड्स में डिफेक्ट मिल रहा है तो आपने क्या किया, आप फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट में गए, है ना। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्लेंट फाइल करना किसी कंज्यूमर के द्वारा किसी सेलर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, ठीक है, ओके। और जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लेंट को सीरियसली आपने मतलब किसी सेलर पे कंप्लेंट फाइल करी तो उसने उसको मान लेगा, वो उसके एवज में क्या करेगा, उसको उस कंप्लेंट से मुकरेगा, है ना, मुकर जाएगा, या उसको डिनाई करेगा, या फिर जो भी आपने इल्ज़ाम लगाए हैं उसका भी वो खंडन करेगा या विवाद करेगा। तो इन इन सच केस इसको हम क्या कहेंगे, इन सच केस इसको हम कहेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट, ठीक है, ओके। तो डिस्प्यूट का मतलब विवाद। तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे लिखेंगे रखेंगे जैसे कि लाइक अब विवाद होता है तो विवाद कैसा होता है, चार हमारे चार उनके विवाद होना तय है, ठीक है। तो अब जी है तुम्हारा, बार बार कोई ना कोई कॉल आ रहा है, वेट। तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में कहेंगे इसको कंज्यूमर विवाद। चलिए अब इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, चार हमारे चार उनके विवाद होना तय है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में है ना। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, विवाद का मतलब क्या है, विवाद कैसा होगा, विवाद होगा, एक मिनट, विवाद होगा आपका, है ना, 4+4 = 8, चार हमारे चार उनके विवाद होना तय था। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए हमने कर लिया। मैंने उन्हीं डेफिनेशन की वो बनाई है ट्रिक, लाइक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना। चलिए कंज्यूमर राइट अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए पहले देख लेते हैं हम नए तरीके से कंज्यूमर राइट्स होता क्या है, ठीक है। कंज्यूमर राइट को देखेंगे, आज ये पेन भी थोड़ा दिक्कत है। कंज्यूमर राइट आर द सेट ऑफ प्रोटेक्शन एंड एंटाइटलमेंट दैट इंश्योर्स कंज्यूमर आर ट्रीटेड फेयरली एंड ऑनेस्टली इन द मार्केट प्लेस, ठीक। तो कंज्यूमर राइट क्या है, कंज्यूमर राइट, ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये प्रोटेक्शन है और एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट इन द सेंस कि एक लाइक हम ये प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, और किसी ना किसी कंज्यूमर को वो राइट देते हैं, है ना। एंटाइटलमेंट इन द सेंस राइट दैट इंश्योर कंज्यूमर आर ट्रीटेड फेयरली, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है, ये पूरी तरीके से ये इंश्योर होता है कि कंज्यूमर को कैसा ट्रीट किया जाएगा, फेयरली और ऑनेस्टली मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में जब कंज्यूमर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलेंगी, उसको कुछ ना कुछ राइट मिलेगा, ठीक है, जिसके एवज में उसको कंज्यूमर को फ्रीली ट्रीटेड फेयरली किया जाएगा, ऑनेस्टली किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने राइट्स हैं, एक बार वो देख लेते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन कॉज हार्म टू देयर हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी मतलब कि सेफ्टी अगेंस्ट हैजार्डस नेचर ऑफ गुड्स, हैजार्डस नेचर ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जो थोड़े हैजार्डस नेचर की हैं, तो उसके उससे क्या है, उसके उससे राइट टू सेफ्टी का जो कंज्यूमर को राइट मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर पे ये राइट है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा, ठीक है, जो भी वो खरीदने का इच्छुक है, ठीक है, चाहे वो उसकी क्वालिटी को लेकर हो, क्वांटिटी को लेकर हो, प्राइस को लेकर हो, फीचर को लेकर हो। कहने का मतलब ये है कि सेलर कभी भी उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। यदि वो देता है तो इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर का राइट है उसका हनन हुआ है, उसका ब्रीच हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो कंज्यूमर पे ये राइट है कि उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले regarding the product or services he wants to buy, including their quality, quantity, price और features, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो राइट है, राइट टू चूज, अरे कंज्यूमर के पास ये भी राइट है कि वो अपनी मर्जी से जो गुड्स और जो सर्विसेज चाहे वो अवेल कर सकता है, वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है, उसके पास ऊपर किसी का कोई भी दबाव नहीं है कि उसको किसी एक नेचर के गुड्स परचेज करने पड़ेंगे या सर्विस अवेल करनी पड़ेगी। तो राइट टू चूज भी कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर को एक राइट मिलता है कि वो अपनी 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 बुद्धि लगा के या फिर अपनी एक
सूझबूझ से जो प्रोडक्ट चाहे जो सर्विसेज चाहे वो अवेल कर सकते हैं। देन राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कंप्लेंट और कंसर्न अबाउट अ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड टू हैव देयर वॉइसेस हर्ड। कहने का मतलब है, यदि किसी केस में किसी चीज़ में कंज्यूमर को लाइक कोई दिक्कत होती है लाइक रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट के अलावा प्रोडक्ट और सर्विसेज जिससे भी वो कंसर्न कर रहा है उसके अलावा वो अपनी वॉइस रेस कर सकता है, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो ही कैन रेस हिज वॉइस, ठीक है। तो उसकी बात फिर वो सुनी जाएगी, लाइक कंज्यूमर को अगर कोई दिक्कत है तो उसकी बात सुनी जाएगी। ये राइट किसके पास अवेलेबल है? राइट है कंज्यूमर के पास। देन वी हैव राइट टू डिड्रेसल। डिड्रेसल मतलब कि रिजोल्यूशन, है ना। रिजोल्यूशन मतलब कि कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक कंपेंसेशन और रिजोल्यूशन व्हेन दे आर ट्रीटेड अनफेयरली और डिसीव्ड बाय बिजनेस, ठीक है। तो कंज्यूमर पे ये राइट है कि उसकी जो जो भी उसकी प्रॉब्लम है ना, यदि कोई गुड्स में डिफेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग या तो उसको वो गुड्स बिल्कुल सही होके मिले, ठीक है, या फिर अगर वो सही नहीं हो सकता है तो उसके एवज में उसको कंपेंसेशन मिले, ठीक है। उसका रिजोल्यूशन हो, रिजोल्यूशन इन द सेंस जो भी उसकी जो समस्या है ना, उसका उसको कोई ना कोई समाधान मिलना चाहिए, ठीक है। यदि उसके साथ कुछ अनफेयर हुआ है या उसके साथ कोई चीटिंग हुई है किसी किसी बिजनेस द्वारा, ठीक है। तो राइट टू डिड्रेसल भी एक राइट है जो कंज्यूमर को मिलता है। अगला है राइट टू अवेयरनेस। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास ये राइट भी है कि उसको क्या है, उसको एजुकेट किया जाए। लाइक बहुत सारी मतलब सरकारों में अलग अलग तरीके की बार बार कैंपेन स्टार्ट हुए हैं, लाइक पुराने टाइम में भी हुए हैं, अब भी चीज़ें होती हैं। जागो ग्राहक जागो नाम से भी था एक कैंपेन, मतलब लेट 90s में या अर्ली 20s में, मतलब अर्ली अर्ली ईयर्स ऑफ 2000, सन 2000 के बाद इस तरीके के कैंपेन हमने देखने को मिले हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता था, जिसके थ्रू कंज्यूमर को अवेयर किया जाता था, उसको एजुकेट किया जाता था कि उसकी क्या राइट्स हैं, वो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर। ओके, तो जी यार ये कुछ राइट्स हैं जो कंज्यूमर को मिले हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इसी की जो डेफिनेशन हमने बहुत इजी वे में की है। चलिए एक बार देख लेते हैं कंज्यूमर राइट में क्या है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, अच्छा प्रोटेक्शन वाला राइट था, है ना, अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विस विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये हमने पढ़ा था, पहले में ही पढ़ा था ना। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी में क्या है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ऐसे गुड्स और सर्विसेज से जो हैजार्डस नेचर के हैं, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द केस में बी, द प्रोडक्ट एज सो एज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो उसको क्या है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्वालिटी कैसी है गुड्स की, क्वांटिटी कैसी है, पोटेंसी कैसी, पोटेंसी नजर स्ट्रेंथ क्या है, किसी 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 प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है ना। ओके, और स्टैंडर्ड क्या है, लाइक स्टैंडर्ड एज पर लॉ, मतलब कुछ मानक होते हैं ना कि सरकार ने कह दी इस स्टैंडर्ड की चीज़ें इस हिसाब की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। राइट टू बी एश्योर्ड वेयर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस एट कम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। तो ये सब उसके राइट्स हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। और ये जो क्या सेक्शन है मेंशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। वाट नंबर इज राइट बिफोर 10, है ना। इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है, 10, जो 10 नंबर है, जो 10 मतलब 10 है, 10 से पहले जो नंबर राइट होता है वो कौन सा है होता है, तो 10 से पहले जो नंबर राइट होता है वो होता है 9। तो यहाँ पे 9, तो ये जो राइट है कंज्यूमर राइट है वो किस में मेंशन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में, ठीक है। उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इस जो जो मैंने समझाया इसके साथ रीड करिएगा तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ये चीज़ें डाल दी। अगला है आपका डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या है, वेट, अगला है आपका डिफेक्ट, ठीक है। तो डिफेक्ट को देखते हैं हम अपने तरीके से, ठीक है। तो डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इनपरफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और implied as is claimed by the trader in the any manner whatsoever in relation to any goods or product, and the expression defective shall be
कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी को हमने एक साथ देखेंगे। डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई फॉल्ट हो, ठीक है। चलो यहीं देखते हैं पहले तो। कोई फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कमिंग हो। मतलब कहने का मतलब, यदि आपने कोई गुड्स परचेज किया है, ठीक है, किसी कंज्यूमर ने कोई गुड्स परचेज किया, उसमें यदि कोई फॉल्ट है, ठीक है, या कोई इम्परफेक्शन है या शॉर्ट कमिंग है, किसके रिगार्डिंग? क्वालिटी के रिगार्डिंग। क्वालिटी इन द सेंस कि यदि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वो नहीं है जिस जैसा होना चाहिए था। क्वांटिटी मतलब यदि आपने 100 यूनिट्स परचेज करे हैं और आपको मिले हैं सिर्फ 90 यूनिट्स ही, क्वांटिटी में कमी है। लाइक पोटेंसी मतलब कि यदि आपकी जो स्ट्रेंथ है जो प्रोडक्ट की, है ना, या इफेक्टिवनेस है, वो उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए थी। प्योरिटी इन द सेंस कि वो उस नेचर का नहीं है, इम्प्योर है या कंटेमिनेटेड है कुछ ऐसे, मतलब ऐसा ऐसा मतलब लाइक कि उसमें इम्प्योरिटी कुछ मिक्स है, ठीक है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड जो लॉ ने मेंटेन कर रखा है ना, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड लॉ के या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग क्या मतलब, जैसे सरकार ने बोल रखा है कि इस स्टैंडर्ड की चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट पहले जब सेलर से हुआ था, कंज्यूमर का, जब बायर का जब कॉन्ट्रैक्ट सेलर से हुआ था, तो उसने सेलर ने बोला था कि मैं आपको इस नेचर के, इस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट दूंगा। बट जब एट द टाइम ऑफ रियल कॉन्ट्रैक्ट, लाइक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, है ना, वो उस तरीके की उस तरीके के स्टैंडर्ड के गुड्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। या फिर, है ना, तो ये चीज कैसी चीजें हैं? मतलब ये ऐसी चीजें हैं लाइक जो एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी। एक्सप्रेस मतलब कि या तो उसने रिटन फॉर्म में या ओरल में इस तरीके से अपने मुंह से बोल दिया था कि मैं आपको इस स्टैंडर्ड के गुड्स दूंगा, या फिर कुछ इस तरीके की उसने इम्प्लाइडली इस तरीके की चीज़ें दर्शा दी जिससे ये साबित हो गया कि लाइक वो इस तरीके के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देगा। या फिर जो भी क्लेम किया ट्रेडर ने, इन एनी मैनर वाट्स एवर इन रिलेशन टू गुड्स और प्रोडक्ट, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हम इसको डिफेक्ट को इस तरीके से देखेंगे कि डिफेक्ट, सबसे पहली बात तो डिफेक्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो, देखो डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट में क्या होगा? सबसे पहली चीज तो तीन, क्या तो उसमें कोई फॉल्ट ना हो, है ना, ठीक है। फॉल्ट हो या तो, या कोई इम्परफेक्शन हो या कोई शॉर्ट कमिंग हो, किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड के अलावा, ठीक है, ठीक है। अब जब जो डिफेक्ट है वो एराइज कैसे होगा? मतलब जैसे डिफेक्ट किस किस सिचुएशन में एराइज हो, ऐसा या तो तब जब लॉ ने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है और वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, है ना, और सेलर सेलर जो है वो फेल हो गया है, ठीक। सेलर फेल टू मीट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आपका मेंशन था सेलर के साथ, तो उसने वो नहीं चाहिए किया। या फिर ट्रेडर सेलर ने ऐसा क्लेम कर दिया था कि मैं आपको इस नेचर के गुड़ दूंगा प्रोमिस में अपने, या किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए, और फिर वो उस तरीके का गुड्स नहीं दे पाया है। तो इन सब केसेस में जो चीज़ बनेगी वो बनेगी डिफेक्ट, ठीक है। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे, जो डिफेक्ट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होता है, और जो डेफिशिएंसी होगी वो हमारी किसके रिगार्डिंग होगी? वो हमेशा सर्विसेज के रिगार्डिंग होगी। तो एक बार हम इसको डेफिशिएंसी को भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों इन दोनों हम इन इन चीज़ों का क्या देखेंगे? फिर हम इन चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। ओके, वेट अ मिनट। तो अब डेफिशिएंसी की बात करेंगे, तो डेफिशिएंसी में देखेंगे, डेफिशिएंसी मीन्स इसमें भी क्या है? फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कमिंग हो, और इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और हैज बीन अंडरटेकन to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to a service and include, ठीक है। कहने का मतलब ये
कि डेफिशिएंसी को का मतलब क्या है कि कोई भी फॉल्ट हुआ हो, ठीक है, ओके, कोई इम्परफेक्शन हुआ हो या शॉर्ट कमिंग हो, किसमें, जब कोई आप सर्विस लेने जा रहे हो तो सर्विस, जब आप वो सेलर आपको बायर को सर्विस देने के लिए सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कोई फॉल्ट है, इनपरफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, या क्वालिटी में कोई कमी है सर्विसेज देने की, ठीक है, या फिर नेचर और मैनर इन विच द परफॉर्म, मतलब इस तरीके का नहीं हो पाया है, परफॉर्मेंस इस तरीके से नहीं दे पाया जिस तरीके से डिमांडेड थी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे डेफिशिएंसी किसके रिगार्डिंग होगी, डेफिशिएंसी होगी हमेशा सर्विसेज के रिगार्डिंग। सर्विसेज में कोई फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, या इनएडिक्वेसी है, मतलब किस नेचर की क्वालिटी, किस नेचर की सर्विस देनी चाहिए थी, किस क्वालिटी की सर्विस देनी चाहिए थी, एक स्टैंडर्ड था उसका, वो उस क्वालिटी की सर्विस नहीं मिल पाई है, नेचर नेचर मैच नहीं हो पा रहा है क्वालिटी सर्विसेज का, जैसे कि लाइक कि सेलर ने कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ लाइक ऐसी एक्सपेक्टेड सर्विसेज थी, नेचर कुछ प्रॉमिस किया था उसके रिगार्डिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, कुछ ऐसा बोला गया था कि मैं इस तरीके से इस तरीके से जो सर्विस है उनको परफॉर्म करूँगा, बट उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग तो डेफिशिएंसी वो कैसे बनेगी, डेफिशिएंसी कैसे अराइज होगी, जब ऐसा कोई लॉ में मेंशन है, भाई कि लॉ में मेंशन है कि आप जो सर्विसेज दोगे वो इस तरीके की दोगे, है ना, चाहे वो होटल हो या रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि एक रेस्टोरेंट ने फूड सर्व किया, ठीक है, अब एक रेस्टोरेंट ने फूड सर्व किया बट वो उस प्रॉमिस तरीके का नहीं था, लाइक कि जिस तरीके का बनवाया, मतलब जैसे कोई कपल गया और उन्होंने कहा कि लाइक कि हमको मिर्ची कम चाहिए या लाइक स्पाइसीनेस कम होनी चाहिए, बट होटल वाले ने इसको नहीं सुना, उसने प्रोमिस को नहीं माना, है ना, प्रॉमिस कर लिया पर फिर भी उसने क्या किया, इस तरीके का खाना प्रोवाइड करा दिया जिसमें स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इस केसेस में जो परफॉर्मेंस दी गई है सर्विसेज के दौरान वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो इसमें क्या है, क्वालिटी लैक हो रहा है, ठीक है ना। या फिर एक एक टैक्सी सर्विस नॉट, मतलब एक टैक्सी सर्विस है मतलब लाइक कि आपने क्या किया, आपने टैक्सी सर्विस हायर करी, ठीक है, और आपने उससे बोला कि इस रूट इस XYZ रूट से ही लेके मेरे को वहां तक पहुंचाना, बट उसने वो उस रूट को ऑप्ट ना करते हुए किसी दूसरे रूट को ऑप्ट किया, तो इस केस में क्या होगा कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, सर्विस देने की जो परफॉर्मेंस है वो उस हिसाब की नहीं है ना। तो आप जो एक बायर जिस तरीके से सर्विसेज को मांग रहा, जिस वे में मांग रहा, जिस तरीके से मांग रहा, यदि सेलर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो उस केसेस में डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज अराइज हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहीं यहाँ पे भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेज लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर, मतलब ऐसा कुछ नेग्लिजेंस कर दिया है उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराने के दौरान, लाइक जैसे कि एक पार्लर में एक लाइक पार्लर में जैसे ब्यूटी पार्लर होते हैं उसमें जैसे कि कोई लेडी गई सर्विसेज लेने के लिए, अवेल करने के लिए, अब हुआ जैसा उसने अपनी हेयर कटिंग करवाई या कुछ ऐसा करवा, उसमें क्या हो गया, उसके जो हेयर है वो ज़्यादा कट गए या उस वे में नहीं कट पाए या जल गए, तो इस तरीके की जो नेग्लिजेंस है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी भी यदि कंज्यूमर को हो जाती है तो डेलिब्रेट विथहोल्डिंग ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ सच पर्सन टू द कंज्यूमर, मतलब कि उसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मतलब इंटेंशनली हाइड की है, इंटेंशनली हाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर, कहने का मतलब है कि डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली उसने हाइड करी है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कंज्यूमर को देनी चाहिए थी रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो इस केस में भी क्या बन जाएगा, इस केस में भी डेफिशिएंसी बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है, इस वजह से इसको समझाने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, डिफेक्ट को याद रखने की तरीका है कि देखो डिफेक्ट को जो दे रखा है वो दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 10 फोल्ड क्वालिटी डिफेक्ट चेक प्रोसेस, मतलब ये फैक्ट्री वगैरह में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस तरीके के टर्म आपको देखने को मिलते हैं।
10 फोल्ड क्वालिटी डिफेक्ट चेक प्रोसेस। जो हमारी जो सिस्टम है वो इस तरीके का है, वो 10 फोल्ड क्वालिटी डिफेक्ट चेक प्रोसेस, मतलब 10 तरीके के डिफेक्ट को चेक करने के प्रोसेस के बाद हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो डिफेक्ट है वो 10 में है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। डेफिशिएंसी का मतलब एक की कमी थी, एक मिल गया, पूरा हुआ 11 से। तो डेफिशिएंसी मतलब कमी, एक की कमी थी, एक मिल गया, तो एक और एक 11 होता है, वैसे भी आपने देखा हो। जब एक और एक 11 हो जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं डेफिशिएंसी। आइए इसको पहले थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं इसमें क्या है। द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी। डिफेक्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट। डिफेक्ट हमेशा किसके रिगार्डिंग होगा? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होगा। सर्विसेज की रिगार्डिंग कभी भी डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। कब होगा? जब फॉल्टी क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की? फॉल्टी है, इम्परफेक्शन है, मतलब जो क्वालिटी, मतलब जो परफेक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए था वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, शॉर्ट कमिंग से। डेफिशिएंसी किसके रिगार्डिंग होगी? हमेशा सर्विसेज के रिगार्डिंग होगी। जो सर्विसेज दी गई हैं वो पुअर क्वालिटी की दी गई हैं, उसमें नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब उसमें कमी छोड़ दी है ना, उस तरीके से, उस शिद्दत से सर्विसेज को नहीं दिया गया है। ठीक है। डेलिबरेटली इन विदहोल्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने क्या किया है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर है उसने कुछ ना कुछ इंटेंशनली जो कंज्यूमर से उसने कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को छुपाया है जो कंज्यूमर के लिए ज़रूरी थी। ठीक है। तो डिफेक्ट क्या होगा? हमेशा रिलेटेड टू प्रोडक्ट होगा। डेफिशिएंसी रिलेटेड टू सर्विसेज होगी। डिफेक्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। जो डिफेक्ट है वो किस पे फोकस करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे। पर डेफिशिएंसी क्या है? फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी, सर्विस कैसे प्रोवाइड की गई है, सर्विस की क्वालिटी पे, उसकी नेग्लिजियंस पे और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे ये डेफिशिएंसी वर्क करता है। तो ये चीज़ें हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया। अब इन दोनों डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलें अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली है डिज़ाइन। डिज़ाइन ऊपर ये जो दे रखी है ये है आपकी लॉ वाली डेफिनेशन, नीचे जो दे रखी है वो हम अपनी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन रेफर्स टू इंटेंशनल एंड नोन फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब क्या है? डिज़ाइन किसी भी प्रोडक्ट की, ये सबको पता है डिज़ाइन कैसी होती है, लाइक, है ना। तो प्रोडक्ट की एक इंटेंशनल और नोन फीचर, किसी भी प्रोडक्ट का आप जो भी उसका नोन फीचर है प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, है ना। यदि कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में आप कितना जानना चाहते हैं इंटेंशनली, या उसके बारे में जिसको देख के क्या लग रहा है उसको हम कह सकते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या आ जाएगा? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई प्रोडक्ट की शेप, साइज, कलर कैसा है। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट किससे बना हुआ है, ये भी डिज़ाइन में आ जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट, भाई किस इंग्रेडिएंट और किस कंपोजिशन से वो प्रोडक्ट बना है। इंग्रेडिएंट मतलब कि उसमें जो भी सामग्री यूज़ हुई है प्रोडक्ट को बनाने वो क्या है, और उसको कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इन द सेंस कि किस किस मात्रा में और क्या क्या सामग्री लगी हुई। उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, भाई जो प्रोडक्ट बना है वो किस 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 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया गया। तो ये सब चीज़ें आपकी डिज़ाइन में मेंशन है। हालांकि डिज़ाइन की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको करा दिया है। ठीक है। तो डिज़ाइन इन रिलेशन टू ए प्रोडक्ट मीन्स द इंटेंडेड और नॉन फिजिकल, मीन इसका मतलब क्या? मीन्स मतलब जानना कैसी उसकी नॉन फिजिकल और मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। ठीक है। ऑफ सच प्रोडक्ट एंड इंक्लूड एनी इंटेंडेड और नोन फॉर्मुलेशन और कंटेंट, मतलब ये जानना कि भाई कि वो किस तरीके से बना है, उसका कंटेंट क्या है, उसका लाइक उसका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ है, इंग्रेडिएंट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है। डिज़ाइन को हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में डिफाइन किया है। ठीक है। अगला है आपका गुड्स। गुड्स का और देख लेते हैं। गुड्स का अब हम देखेंगे, दोनों को मिला के देखते हैं। तो गुड्स और देख लेते हैं। गुड्स हमने पहले अभी छोड़ा था ना, लाइक उसको भी देख लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, चलिए देखते हैं। ये रहा। तो गुड्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन किया। गुड्स मीन्स एनी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम्स एंड मनी and include stock and share, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. Therefore, most consumer products come under the purview of this definition. कहने का मतलब क्या है? ये गुड्स की जो डेफिनेशन है, अब ये ऊपर से चली गई होगी आपके, ये जो गुड्स की डेफिनेशन है ये सोगा में डिफाइंड है ना। सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 में, है ना। उधर से ली गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में, वहाँ पे ये डिफाइन है, सॉरी 7 में डिफाइन है वहाँ पे। ठीक है।
और एक डेफिनेशन यहाँ पे एक और दे रखी है, मतलब कंज्यूमर गुड्स में, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वो डेफिनेशन क्या है ये को इसको भी देख लेते हैं, और दोनों को फिर मैं मिला के बता दूंगा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड फूड। इसमें क्या है, फूड को भी डिफाइन किया गया है। तो मतलब क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यदि कोई खाने पीने की चीज़ है या फूड भी है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फूड डिफाइन इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 3(1)(j) में डिफाइन है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट में जो फूड की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी और उसमें फूड भी हो तो वो गुड्स में आ जाएगा, किसके किसके उसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कैटेगरी में। अब चलो मैं इस गुड्स को अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। तो गुड्स में क्या क्या चीज़ शामिल होंगी, क्या क्या चीज़ शामिल नहीं होगी। तो गुड्स में सबसे पहले तो क्या चीज़ शामिल हो जाएगी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी टाइप ऑफ, एम भी लिख दिया, मूवेबल एम पी लिख दिया मैंने, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो वो किस में आ जाएगी, आपकी गुड्स में आ जाएगी आपकी, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या शामिल नहीं होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है पर क्या चीज़ शामिल नहीं होगी, इसमें जो चीज़ शामिल होगी नहीं होगी वो होगी एक तो मनी। इफ मनी इज देयर देन इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ गुड्स, ठीक है, मनी को गुड्स नहीं माना जाएगा। दूसरा है आपका आपका दूसरी चीज़ है वो है आपकी एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को भी आप क्या नहीं ट्रीट करोगे, आप गुड्स ट्रीट नहीं करोगे। तो गुड्स में क्या आ जाएगा, एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी और एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड होंगी। इंक्लूड क्या क्या करेंगे हम, इंक्लूड इंक्लूड करेंगे हम सबसे पहले स्टॉक और शेयर्स को इंक्लूड करेंगे। स्टॉक एंड शेयर्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। दूसरा हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे दूसरा हम, ग्रोइंग क्रॉप्स। यदि किसी धरती पे कोई क्रॉप्स उगी हुई हैं, है ना, और हम उनको काट के बेच सकते हैं, है ना, तो वो भी आपका गुड्स का पार्ट बन जाएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लैंड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम अलग से बेच सकते हैं, है ना, तो वो पार्ट भी आपका गुड्स में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तीसरा है आपका फूड, क्योंकि फूड पहली डेफिनेशन में नहीं था। फूड जो है आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली डेफिनेशन जो हमने ऊपर देखी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में, उसमें कवर्ड नहीं है फूड। नीचे जो गुड्स दे रखा है उसमें फूड कवर्ड है। तो हम इसको दोनों को लेके चलेंगे यहाँ पे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये तीनों चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो हमने देखा कि एनी टाइप ऑफ गुड्स में क्या क्या, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शामिल है, बट इसमें से क्या क्या शामिल नहीं है, मनी और एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है। बट इसमें शामिल क्या क्या है, स्टॉक और शेयर शामिल है ना। उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स शामिल है, ग्रास, यदि आप उसको अलग करके बेच पा रहे हो, लैंड से अलग करके बेच पा रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें आपकी गुड्स में शामिल है। और इसके अलावा फूड 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 भी शामिल है, क्योंकि फूड हमने गुड्स की डेफिनेशन में देखा ना नीचे। ठीक है, फूड जो कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइन किया है, तो वो भी आपका गुड्स में शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी गुड्स में शामिल है, ओके। तो यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली। तो अब हम कह सकते हैं गुड्स क्या है, गुड्स हम कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकल भी है, फिजिकल होनी चाहिए, लाइक वो दिखनी चाहिए, लाइक फिजिकल फॉर्म में वो भी हो सकती है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें कैसी कैसी चीज़ें शामिल हो गई भाई, टेंजिबल आइटम भी शामिल हो गए। टेंजिबल आइटम क्या है आपके, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, क्लॉथिंग हो गए, फर्नीचर हो गए, प्रोडक्ट हो गए, इस तरीके का अगर प्रोडक्ट है तो टेंजिबल आइटम है। इनटेंजिबल क्या है, अब भाई स्टॉक और शेयर्स आपको दिखते तो है नहीं, ये भाई फिजिकल फॉर्म में तो होते ही नहीं है स्टॉक और शेयर। तो इनटेंजिबल आइटम में क्या आ जाएगा, स्टॉक और शेयर्स आ जाएगा, ठीक है। पेरिशेबल आइटम में फूड आ जाएगा। पेरिशेबल आइटम मतलब भाई फूड कैसा है, फूड आपका 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है, तो वो कैसा आइटम होंगे, पेरिशेबल आइटम। तो उसमें आ जाएगा फूड आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जैसे आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गई जो हमने देखा। तो
हमने इस गुड्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बचता है भाई, एक्सक्लूनेबल क्लेम्स क्या है? ये क्लेम्स, एक्सक्लूनेबल क्लेम्स का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है, तो एक्सक्लूनेबल क्लेम्स का मतलब होता है ऐसी कोई क्लेम्स या डेट, ठीक है, ठीक है, जो किसी इंसान ने ले रखी है ना, मतलब कहने का मतलब, मैं आपको एक्सक्लूनेबल क्लेम्स का एग्जांपल समझाता हूँ। एक्सक्लूनेबल क्लेम्स या डेट, है ना, यदि दो बंदे जैसे कि मेरा एक दोस्त है ना, जिसका नाम है संदीप है, सपोज करो, है ना, तो संदीप मुझसे क्या ले गया, 10,000 रुपये उधार ले गया, ठीक है, तो इस 10,000 रुपये को लेने का राइट जो है वो किसके पास है? वो मेरे पास है। मेरे पास मतलब मैं मिस्टर शिवम के पास, मिस्टर शिवम हैज द राइट टू रिकवर दीज 10,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर संदीप, ठीक है, तो ये जो राइट है मेरे पास कि मैं संदीप से अपने 10,000 रुपये ले सकता हूँ, दिस राइट इसका, ये इस राइट को हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे एक्सक्लूनेबल क्लेम्स। कहने का मतलब ये है कि ये राइट मेरे को कुछ लेने के हिसाब से मेरे ऊपर बना है, लाइक राइट टू रिसीव समथिंग, ठीक है, फ्रॉम समवन एल्स। मतलब मेरे को ये जो राइट मिला है वो किससे मिला है भाई? मैं इस ये मेरे पे राइट बनता है कि भाई अगर कोई मेरे से ले गया है तो मैं उससे ले लूँ। तो ये जो राइट है ये आपका गुड्स में शामिल नहीं है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल दूं मैं आपको कि यदि आपका जैसे कि एक कंपनी है, लाइक सपोज करो, है ना, एक कंपनी का मैंने एक पंखा लिया, फैन लिया, है ना, अब वो फैन मेरा खराब हो गया, है ना, खराब हो गया। अब खराब हो गया तो मैं उसमें कंज्यूमर फोरम में गया, मैंने शिकायत करी, ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को ये ऑर्डर दिया कि लाइक आप इसके एवज में जो कंज्यूमर है उसको आप क्या दोगे, उसको रिफंड करोगे उस प्रोडक्ट का प्राइस। तो अब ये मैं जो रिफंड पाऊंगा, ये क्या है? एक तरीके से एक एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम मतलब कि मैंने एक्शन लिया, उसके बदले में मुझे कुछ क्लेम प्राप्त हुआ, मुझको कुछ राइट मिला, है ना, है ना, तो ये क्या हो गया? एक एक क्लेम हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लेम्स और राइट्स हैं या इस तरीके की डेट है, मतलब जो मैंने उधारी दी थी किसी फ्रेंड को, अब उससे मैं लेने का मैं हकदार हूँ ना, मेरा राइट बनता है उससे लेने का। या कोई ऐसा नेचर का प्रोडक्ट था जो खराब हो गया और कंपनी उसको उसके एवज में मेरे को क्या दे रही है? रिफंड दे रही है उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके के क्लेम्स और डेट्स जो हैं वो गुड्स की डेफिनेशन से वो एक्सक्लूड कर रखी है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने जो जो राइट हैं उनका यूज़ करूं और अपना जो भी मेरा क्लेम बन रहा है मैं उसको हासिल करूं। तो इस तरीके के एक्शनेबल क्लेम्स और डेट गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं आते, ठीक है, ओके। चलें, तो हमने गुड्स भी देख लिया, डिज़ाइन भी देख लिया, हमने सारी चीज़ें देख ली, डिफेक्ट देख लिया, डेफिशिएंसी देख लिया, है ना। चले डायरेक्ट सेलिंग को देखें। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? थोड़ा धुंधला सा आ रहा है। चलिए अगली वीडियो में देखते हैं फिर आगे का, है ना, इसमें थोड़ा अभी साफ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। थोड़ा वीडियो अगर लंबी जरूर हो रही है बट चीज़ें आपको पढ़ने में समझने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना। अब आप मेरे से ये चीज़ें देखोगे पढ़ोगे तो आगे मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपने आप लग जाएंगे, है ना। आपको जब ये चीज़ें जब आपके दिमाग में सेट होंगी ना तो क्वेश्चन आपके धड़ल्ले से होते चले जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए 2-3 वीडियो में मैं इस पूरे एक्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। एक तो जब समझाता हूँ ना मैं तो चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, है ना, और लंबी होना जेन्युइन भी है, लाइक क्योंकि पढ़ने में थोड़ा बहुत समय लेके अगर इंसान पढ़ता है तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। यदि आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ, ये वाला शायद हमने कर लिया था ना कल। कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जो हमने पढ़ लिया। ये वाला भी देख लिया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नोटिफाइड कब हुआ था, मतलब कि जो राष्ट्रपति ने लाइक एसेंट कब दी थी, है ना, मतलब अपनी परमिशन कब दी थी, तो वो दी थी आपकी 9 अगस्त 2019 को। तो इसमें ये इसका आंसर बन जाएगा। देन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिनेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये वाला आया था आपका DSSS में आया है ये क्वेश्चन, कैबिनेट एम्प्टर का के रिगार्डिंग, मतलब DSSS का जो PGT कॉमर्स का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो कैबिनेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी वेयर, लेट द शेयर बी वेयर, लेट द कंज्यूमर बी वेयर, मतलब बायर सावधान रहे, सेलर सावधान रहे, या कंज्यूमर उपभोक्ता सावधान रहे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। ठीक है, ओके। अगला है इसका, इसी के रिगार्डिंग फिर मैंने ये बना है ये वाला क्वेश्चन, और देखिए लेट व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट वेंडिटर क्या बोलता है? वेंडिटर क्या बोलता है? वेंडिटर इन द सेंस वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला एक तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका लेट द सेलर बी वेयर। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। ये थोड़ा लाइक लॉ में और एक्ट में, ये लॉ में इस तरीके की ये जो लॉ वाले टर्म्स हैं ये इनको आपको छोटे छोटे ये कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, कैविएट वेंडिटर, कैविएट एम्प्टर, है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। आज हमने कंज्यूमर राइट्स देखा था। कंज्यूमर राइट्स हमारे कौन से सेक्शन में है? 10 नंबर से पहले कौन सा नंबर सही होता है? 9। व्हाट इज राइट बिफोर 10? 9। तो कंज्यूमर राइट हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दे रखे हैं, है ना। चलिए, विच कंज्यूमर राइट इज नॉट गारंटीड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? कौन सा राइट आपके पास नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग? राइट टू चूज है भाई, चूज तो है, हमने कही थी कि कंज्यूमर अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज चूज करना चाहता है वो करेगा। राइट टू बी हर्ड भी है, राइट टू सीक रिड्रेसल भी है, कि उसको रिजोल्यूशन प्राप्त करने का हक है। हर्ड का राइट टू बी हर्ड मतलब जब भी वो कुछ बात कहेगा तो उसकी बातों को सुना जाएगा। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आपका राइट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए कंप्लेंट हमने देखा था, कंप्लेंट कौन से सेक्शन में थी? चलो ये बताओ सेक्शन में मेरे को कमेंट बॉक्स में बिना ऊपर जाए ये चीज़ को जो बताएगा उसके लिए मैं लाइक और भी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छा अच्छा ये पूरा स्टफ मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। बताइए कंप्लेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? बताइए। कंप्लेंट शिकायत, शिकायत का मैंने बताया था ना, चें 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 शिकायत करते हैं इंसान तो क्या कहते हैं? चें 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 मत कर। तो जिस सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में डिफाइन है कंप्लेंट, ठीक है। तो कंप्लेंट कौन कर सकता है? हु कैन मेक ए कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट? तो मैंने बताया था कंप्लेनेंट में 7 तरीके के लोग हो सकते हैं, बताया था ना। 7 लोग बताए थे कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता होंगे वो 7 लोग होंगे। और शिकायत करता कितने में डिफाइन था? सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। हमने इसको कैसे याद किया था? इसको याद किया था हमने कि शिकायतकर्ता कितने? 7। और 7 ये कैसे बने? एक साथ बने 2 + 5 = 7। 7 शिकायतकर्ता है, तो उसमें हमने जो देखा था शिकायतकर्ता में कौन, उसमें से कौन कंप्लेंट कर सकता है? क्या कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है? हाँ जी, कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, कंज्यूमर तो, है ना। कंज्यूमर कर सकता है। थर्ड पर्सन, एलियन या माइनर, कौन कर सकता है? क्या माइनर कंप्लेंट कर सकता है? क्या माइनर कंप्लेंट कर सकता है? नो, माइनर कंप्लेंट नहीं कर सकता। एलियन कंप्लेंट नहीं कर सकता। थर्ड पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो बनेगा आंसर बन जाएगा कंज्यूमर। माइनर के केस में क्या होता है? माइनर नहीं करता है, उसका लीगल गार्जियन या उसका पेरेंट्स वगैरह कंप्लेंट कर सकता है। माइनर केस में माइनर कंप्लेंट नहीं कर सकता। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। हम एक और चीज़ देख लेते, जो हमारा ने अभी तक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी हमने करा नहीं है, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आपको, मैं पढ़ाने योग्य किस तरीके का हूँ, आपके को किस तरीके से अच्छा लगता है वो मेरे को बता दीजिएगा। और ये PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नया लेकर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।